Now, moving ahead to the chapter, what is written? Girls had the freedom to choose their husband through the system of स्वयंवर. सो स्वयंवर का जो सिस्टम है वो कब आर्यन सिविलाइजेशन में यानी वैदिक सिविलाइजेशन में अवेलेबल था. लड़कियां जो होती थी वो अपने हस्बैंड को चूज़ कर सकती थी. वुमेंस वर गिवन अ हाई स्टेटस इन द सोसाइटी. वुमेंस को जो है वो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा हाई स्टेटस दिया जाता था. दे वर एजुकेटेड एंड एक्टिवली अटेंडेड असेंबलीज एंड पार्टिसिपेटेड इन डिबेट्स. यहाँ पर देखिए वो लिखा है वुमेंस वर रिस्पेक्टेड एंड ट्रीटेड एट पार विद मेंस एंड गिवन एजुकेशन. यहाँ पे वुमेंस को एजुकेशन दी जाती थी एंड वुमेंस का स्टेटस सोसाइटी में बहुत हाई होता था. उनको स्वयंवर रचने की इजाज़त थी. मीन्स टू चूज़ देयर हस्बैंड अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस. अटेंडेड असेंबलीज एंड पार्टिसिपेटेड इन डिबेट्स. दे ऑल्सो कंपोज हाइम्स. वुमेंस जो होती थी वो भजन भी तैयार करती थी. विडो रीमैरिज का जो सिस्टम था कि अगर किसी का पति मर जाता है तो वो दोबारा शादी कर ले तो ये भी एक्सेप्टेबल था. गर्गी एंड मैत्रेयी आर द टू हाईली एजुकेटेड वुमेन्स हु लिव ड्यूरिंग दैट टाइम. यानी एक जाति थी. जैसे बहुत सारी जातियाँ होती हैं वैसे हिंदुओं में एक जाति थी. एक का नाम था गर्गी और एक का नाम था गर्गी एंड मैत्रेयी. ये दोनों हाईली एजुकेटेड वुमेन्स होते थे. ठीक है, ड्यूरिंग दिस टाइम. Now the four varnas. The varna system was an important feature of the Vedic society. वैदिक सोसाइटी में वर्णा का सिस्टम जो था वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था. 4 वर्ण कौन कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय के से लिखा बट वी स्टडी क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र. द प्रीस्ट डिसाइडेड वर्ण सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ द बर्थ. यानी कि किसने ये वर्ण सिस्टम बनाया? प्रीस्ट ने, पंडितों ने बनाया. बर्थ के किस में किसका जन्म कैसे हुआ. द टीचर्स को क्या कहते थे? वो ब्राह्मण्स वर कॉल्ड ब्राह्मण्स हु ऑल्सो कंडक्टेड रिलीजियस सेरेमनीज. टीचर्स, द प्रीस्ट डिसाइडेड वर्नास ऑन द बेसिस ऑफ द बर्थ. नाउ द क्षत्रियाज वर रूलर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड वॉरियर्स. अगर किसी रूलर का या किसी एडमिनिस्ट्रेटर या किसी वॉरियर का कोई बाद में बच्चा होता है या फिर उनकी जनरेशन चलती है तो वो क्षत्रियाज हो जाते हैं. फार्मर मर्चेंट्स आर कॉल्ड वैश्याज. जो फार्मर्स होते थे, जो मर्चेंट्स होते थे, किसान और बेचने वाले, वो वैश्याज हो जाते थे. द ग्रुप दैट सर्व ऑल द 3 क्लासेस और वो ग्रुप जो तीनों क्लासेस यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को सर्व करते थे, मानते थे, वो शूद्रास हो जाते थे. इसमें आर्टिशंस और लेबरर्स आते थे. ठीक है. ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड द वर्ण सिस्टम वॉज फ्लेक्सिबल एंड नो रिस्ट्रिक्शन वर प्लेस्ड ऑन द ऑक्यूपेशन. यानी कि अर्ली वैदिक पीरियड में वर्ण सिस्टम जो था वो फ्लेक्सिबल था. बट टुवर्ड द एंड ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड, लेकिन जब लेटर वैदिक पीरियड आया तो ऑक्यूपेशन जो थी वो हेरिडेटरी हो गई. यानी अगर उसके अब्बा फार्मर है तो बच्चा सोचेगा कि मैं भी मुझे ही फार्मर बनना और कुछ नहीं बनना है. So the occupation become hereditary and the people from the same occupation form a particular varna. Slowly the varna system become, इस तरीके से वर्ण का जो सिस्टम था वो रिजिड हो गया. पहले फिक्स नहीं था. पहले ये था कि हाँ इसमें रूलर्स अगर कोई रहेगा, कोई एडमिनिस्ट्रेशन है तो वो क्षत्रिय है. लेकिन फिर जब किसी रूलर का कोई बेटा हुआ तो उसके पूछे तो रूलर ही बनना है. किसी क्षत्रिय वो किसी फार्मर का बेटा हुआ, लेबर का, आर्टिशन का, तो उसने कहा भैया मुझे यही बनना है जो मेरे फादर थे. तो ये जो सिस्टम था ये फिक्स्ड होता चला गया. तो दैट वॉज नॉट फिक्स्ड अर्लियर बट पीपल मेड इट फिक्स्ड. लोगों ने उसे फिक्स्ड कर दिया है. रिलीजन क्या है? द आर्यंस वर्शिप नेचर एंड इट्स फोर्सेस लाइक द सन, अर्थ, स्काई, विंड, रेन एंड फायर. आर्यंस जो होते थे वो नेचर को वर्शिप करते थे और उनके फोर्सेस को वर्शिप करते थे. फोर्सेस का मतलब उनसे रिलेटेड, जैसे कि नेचर से रिलेटेड सन है, अर्थ है, स्काई, विंड है, सब इन सब की पूजा ये करते थे. सूरज देवता, पृथ्वी माता, आसमान, चंद वो और हवा और बारिश और आग. दीज बिकम देयर गॉड एंड गॉडेस. प्रेयर्स वर ऑफर टू अग्नि, द फायर गॉड. फायर गॉड को ये लोग अग्नि माता कहते थे. वाटर गॉड को ये लोग वरुण कहते थे. बारिश के गॉड को ये लोग इंद्र बोलते थे. बारिश और लड़ाई दोनों के ये इंद्र ही थे. और सन गॉड को ये लोग सूर्य कहते थे. ये उनके गॉड के नाम हैं, अग्नि, वरुण, इंद्र, सूर्य. वॉज इम्पॉर्टेंट. इंद्रा वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गॉड क्योंकि इंद्रा रेन के भी गॉड थे और वॉर के भी. दे वर नो टेम्पल्स और इमेजेस फॉर वर्शिप्स. उस समय कोई टेम्पल या इमेज नहीं होती थी, कोई आइडियल्स, कोई मूर्ति नहीं होती थी. ठीक है. और यजनास जो होते थे वो परफॉर्म्ड एंड वर्शिप वॉज कैरीड आउट इन द ओपन विद सिंपल ऑफरिंग एंड चैंटिंग ऑफ द हाइम्स. लोग इकट्ठा किसी बाग में बैठ जाते थे, भजन कीर्तन कर लेते थे. ठीक है. सो द यजनास वर परफॉर्म्ड. यजना परफॉर्म किए जाता था. व्हाट यू मीन बाय यजनास? एक
छोटा सा ग्रुप जिसमें लोग भजन इकट्ठा बैठ के पढ़ रहे हैं। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट गॉड्स, कुछ इंपॉर्टेंट गॉड्स हम देख लेते हैं ऑफ द वैदिक पीरियड्स वर। यू कैन सी ओवर हियर, लोग एक ओपन जगह में बैठे हुए हैं, यजनाज हो रहा है, लोग भजन कीर्तन कर रहे हैं। एंड देन ओपन एरिया, यू कैन सी द परफॉर्मेंस ऑफ यजना, बहुत सारे पंडित बैठे हुए हैं, 1 2 3 इतने, ये सब प्रीस्ट हैं जिनको पुरोहित बोल सकते हैं, और ये सब कॉमन पीपल हैं उस एरिया के, मीन्स द आर्यंस। नाउ व्हाट इज रिटन, वरुण, ये इंपॉर्टेंट है, द वाटर गॉड, गॉड ऑफ सी, इंद्रा, गॉड ऑफ रेन, सूर्य, सन। Okay, so Varun, the water goddess of sea, Indra, god of rain, storm and war. Not rain and war, storm as well. Surya, the sun god, Agni, god of fire, Vayu, the god of wind, Usha, goddess of dawn, Prithvi, mother goddess. Okay. Now, what are the food and dress of our Vedic civilization? The food of Aryans consist of fruits. वो लोग fruits खाते थे, vegetables, barley and dairy products. लाइक मिल्क, घी एंड बटर। सम टाइम मीट वॉज ऑल्सो ईटन, कभी कभी वो लोग गोश्त वगैरह भी खा लिया करते थे। द वेदास ऑल्सो रेफर्स टू द कंजम्पशन ऑफ ड्रिंक्स, वो लोग सोम और सूरा जैसी ड्रिंक भी पिया करते थे। ये जो सूरा ड्रिंक है ये एक इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक है। इंटॉक्सिकेटिंग का मतलब ये नशीली नहीं होती, मतलब नशीली होती। इंटॉक्सिकेटिंग का मतलब कॉजिंग एक्साइटमेंट एंड लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर सेंसेस, मतलब एक नशा करने वाली चीज़ है सूरा, जो कि वो लोग फेस्टिवल पे पीते थे। एंड सोम वॉज टेकन ड्यूरिंग, जब वो कोई रिलीजियस सेरेमनी में जाते थे तो वो लोग सोम को पीते थे। तो दो ड्रिंक है वो काफ़ी जो है क्या बोलते हैं फेमस है, एक सोम है और एक सूरा है। ठीक है। सो द आर्यन ड्रेस्ड इन क्लोथ्स मेड ऑफ कॉटन एंड वूल, आर्यंस जो थे वो कैसे कपड़े पहनते थे, कॉटन और वूल के ड्रेस पहना करते थे। मेंस जो थे वो धोती और टर्बन्स पहनते थे। ठीक है। आर्यन ड्रेस इन क्लोथ्स, आर्यन के कपड़े कॉटन और या वूल के होते थे, जिसमें से मेन धोती और पगड़ी पहनते थे, धोती और पगड़ी। वुमेंस जो थी वो साड़ी पहनती थी, और दोनों ही लोग ऑर्नामेंट्स पहनते थे, जैसे इनके हाथ में दिख रहा है, गले में दिख रहा है, वैसे इस लेडी के भी गले में दिख रहा है, और यहाँ पर भी हमें दिख रहा होगा। तो मतलब यहाँ पर औरतें और मर्द दोनों ही ऑर्नामेंट्स पहना करते थे। ओके। सो और ये ऑर्नामेंट्स गोल्ड, सिल्वर और बाकी मेटल्स के बने हुए होते थे। अम्यूजमेंट्स क्या है, कैरियट रेसिंग, यानी क्या क्या खेल्स होते थे। एक ये बैलगाड़ी के दौड़ने का खेल होता था, गैम्बलिंग, ताश पत्ता का गेम होता था, गाना गाते थे, डांसिंग होती थी, और ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाया करते थे। ये सब अम्यूज़मेंट्स है, ये सब इंटरटेनमेंट के पार्ट है वैदिक सिविलाइजेशन में। दे लव टू प्ले द गेम ऑफ डाइस, ये लोग डाइस यानी पासे का खेल बॉल खेलते थे। फ्लूट एंड द ड्रम एंड द ल्यूट वर द फेवरेट इंस्ट्रूमेंट, वो लोग बांसुरी बजाना, ड्रम बजाना या फिर ल्यूट का मतलब होता है जो कि गिटार जैसा होता है, उन सबको बजाना ये उनका फेवरेट इंस्ट्रूमेंट है। ये इनकी इकोनॉमिक लाइफ क्या है, इन द बिगनिंग आर्यंस जो थे, आर्यंस वॉज पैस्टोरल, पहले तो ये लोग नोमैडिक होते थे, पशुपालन करते थे। लेटर दे सेटल डाउन, बाद में ये एक जगह सेटल्ड हो गए। ऋग वेदा मेंशंस द इम्पोर्टेंस ऑफ काऊ, हमें काऊ के बारे में कौन सी वेदा से पता चलता है, ऋग वेदा, और ऋग वेदा ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड ओवर हियर। यहाँ पर मैंने बताया ना कि द ऋग वेदा वो जो कंपोज 15 से चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ऋग वेदा बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, इसलिए उसी ऋग वेदा से हमें ये काऊ के इंपॉर्टेंस का पता चलता है इन वैदिक सिविलाइजेशन में। फार्मर ऑफ दिस पीरियड हैड अ फेयर आइडिया अबाउट वेरियस सीजन्स ऑफ फार्मिंग्स, फार्मर्स को काफ़ी अच्छा आइडिया, क्योंकि ऑलरेडी फार्मिंग डेवलप थी तो उस समय फार्मर्स को काफ़ी अच्छा आइडिया था। द प्लो इज़ ऑल्सो मैंशन, ऋग वेदा के बारे में प्लो यानी ज़मीन को खोदने का भी मतलब ना बीज डालने, खुदाई करने का भी जिक्र ऋग वेदा में है। ओके। सो एग्रीकल्चर एंड कैटल रियरिंग वर द मेन ऑक्यूपेशंस, यानी उस समय सबसे मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर और कैटल रियरिंग ही था। लोग किसानी करना पसंद करते थे और पशुपालन करते थे। अदर ऑक्यूपेशंस लोग के दूसरे काम क्या होते थे, बुनाई, कढ़ाई और पॉटर मतलब गमले वगैरह बनाना, ज्वेलरी मेकिंग, मेटल्स वर्किंग, फिशिंग, ये सारे काम। कैरियट्स मेकिंग वॉज एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन, कैरियट का बनाना सबसे बड़ा ऑक्यूपेशन था। आयरन की भी डिस्कवरी इसी एज में हुई है 100 यानी कि इन द अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन में। एंड मेटल वर्क बिकम वेरी इंपॉर्टेंट।
प्रीस्ट ऑक्यूपाई, प्रीस्ट का सोसाइटी में बहुत प्रेस्टिजियस, मैंने बताया था ये लोग गॉड को बहुत ज़्यादा लेकर बहुत ज़्यादा सिंसियर थे, तो भैया पंडित को तो मानेंगे ही, तो उनकी बहुत ही प्रेस्टिजियस पोजीशन होती थी सोसाइटी में। दे नॉट ओनली कंडक्टेड, ये ना ही सिर्फ रिलीजियस सेरेमनीज़ को कंडक्ट करते थे, लेकिन ये टीचर्स और डॉक्टर भी हुआ करते थे, मतलब इनको इलाज की भी जानकारी होती थी और पढ़ाने लिखाने की भी। दे न्यू अबाउट, उनको मेडिकल हर्ब्स और प्लांट्स के बारे में काफ़ी जानकारी थी। कैटल वॉज कंसिडर टू द सिंबल ऑफ वेल्थ, और अगर किसी के पास जानवर हुआ करते थे तो उसको अमीर माना जाता था, और आर्यन सोसाइटी में उसकी अपनी एक स्टेटस होता था। द ग्रेटर, जितना ज़्यादा आपके पास काउ होगी द रिचर हैज़ एन कंसिडर्ड। द पर्सन ओइंग मेनी काउज वॉज कॉल्ड गोपति, और फिर जो बहुत ज़्यादा काउ को जो है अर्न करेगा लेगा उसको गोपति कहते हैं। ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड, द यूज़ ऑफ हॉर्स वॉज अननोन इन इंडिया बिफोर द कमिंग ऑफ आर्यंस, यानी कि हॉर्स को लाने की भी जिम्मेदारी आर्यंस की ही है, बिकॉज आर्यन से पहले लोग किसी भी सिविलाइजेशन में घोड़े का यूज़ नहीं हुआ है। द आर्यन इंट्रोड्यूस द हॉर्स इन इंडिया, हॉर्सेज वर यूज फॉर ड्राइंग कैरियर्स, और फिर उसी कैरियर्स को, यानी कि यहाँ पर देखो हॉर्सेस जो है इसी कैरियर्स, जो कैरियर रेस होती थी अम्यूजमेंट्स में, तो उसमें, और ये एक बड़ा ऑक्यूपेशन भी था कैरियर का, तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि the Aryan introduced the horse in India. Horses were used for drawing carriers. Ownership of the carrier was regarded as a status symbol in the Vedic society. Boats were used for water transport. ठीक है, ऑनरशिप ऑफ कैरियट, कैरियट की जो ऑनरशिप होती थी, यानी कार्ट पुल्ड बाय हॉर्सेज इन एशियन टाइम्स इन बैटल एंड रेसेस, जो लड़ाई झगड़े में जो ये चलाई जाती थी, ये कैरियट है। सो वॉज रिगार्डेड एज अ स्टेटस सिंबल इन वैदिक सोसाइटी, इसका बहुत वैल्यू थी वैदिक सोसाइटी में, और बोट को भी यूज़ किया जाता था फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट। अब नेक्स्ट जो लेटर वैदिक पीरियड को इन्होंने आर्यवर्ता बोला है, ठीक है। नाउ विल सी द अर्ली वैदिक पीरियड को इन्होंने क्या बोला है, यहाँ पर मैंने लिखा है अर्ली वैदिक पीरियड को इन्होंने ब्रह्मवर्ता बोला है, ठीक है, ब्रह्मवर्ता नाम याद रखना है। एंड लेटर वैदिक पीरियड को इन्होंने आर्यवर्ता बोला है। ये पीरियड 1000 से 600 BCE का था। आर्यंस ना, अब आर्यंस जो थे वो अब पंजाब से मूव अप हो चुके थे टू द गैंगेटिक वैली। द पीरियड हैज़ बीन रिकन्स्ट्रक्टेड, उनके दो सोर्सेज पे वापस से रिकन्स्ट्रक्ट किया गया है, एक उसकी एपिक जिसको हम लिटरेरी सोर्स बोलते हैं, और एक आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स फ्रॉम हिंदू एज हस्तिनापुर एंड अपर गैंगेटिक प्लेन्स। सो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, स्मॉल ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड नाउ एक्सपैंडेड। अब छोटी छोटी ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो काफ़ी फैल चुकी थी और एक लार्ज किंगडम का शेप ले चुकी थी। वो जो एक ट्राइब से स्टार्ट हुआ था हैज़ नाउ बीन कन्वर्टेड टू अ किंगडम। सो सम ऑफ द किंगडम इस्टेब्लिश इन लेटर वैदिक पीरियड्स आर, कुछ किंगडम्स जो थे वो लेटर वैदिक पीरियड में जो इस्टेब्लिश्ड हुए थे वो क्या क्या थे, यहाँ पर देखते हैं। एक कुरु है, ये मॉडर्न हरियाणा एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी में है, ठीक है। कोसाला है, मगध है एंड काशी है, ये सब क्या है, ये सब रीजन्स हैं। सो दीज आर व्हाट, दीज आर सम ऑफ द किंगडम्स जो कि वैदिक पीरियड में तैयार किए गए थे। कहाँ कहाँ पटना गया, अवध, बनारस, दिल्ली, हरियाणा। द पोजीशन ऑफ किंग बिकम स्ट्रॉन्गर, किंग की पोजीशन जो थी अब वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई थी। ही गेन एब्सोल्यूट पावर, और उसकी जो पोजीशन थी वो हेरिडिटरी, यानी पक्का पता था कि अगर राजा नहीं है, मर जाएगा तो उसका बेटे को ही राजा बनना है। द किंग बिकेम क्लेमिंग हिमसेल्फ टू बी द, वो गॉड को अपने आप को रिप्रेजेंट करने लगे थे कि आई एम इक्वल्स टू गॉड, गिव मी इक्वल रिस्पेक्ट एज यू गिव टू गॉड। पावरफुल किंग्स वर परफॉर्म्ड, पावरफुल किंग क्या परफॉर्म करते थे, अश्वमेधा और राजसूय सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करते थे। व्हाट यू मीन बाय अश्वमेधा? A religious exercise to display the power of a ruler, establish their unquestioned power in the area which is horse wandered without being stopped. Ritual ceremony to bestow supreme power on the king when he ascend the throne. तो यानी कि राजा के जब बैठते हैं अपने राजगद्दी पे तो एक फंक्शन तैयार किया जाता है, एक रिचुअल होता है, एक यू कैन से रिचुअल्स, यानी कि और लोगों का एक बिलीफ होता है कि ऐसे करना चाहिए, वो उसे बोलते हैं राजसूय, ठीक है। सो यहाँ पे लिखा द किंग अज्यूम टाइटल्स ऑफ सम्राट एंड महाराजन, महाराजा धीरज, महाराज धीरज या सम्राट उसको बोलते थे राजा को। एज किंग इंक्रीज इन साइज, जैसे जैसे किंग साइज का मतलब अपनी एज में बढ़ते जाते हैं, पावर ऑफ द किंग वॉज ऑल्सो इंक्रीज, और जो एडमिनिस्ट्रेशन कॉम्प्लेक्स होता गया, जैसे जैसे किंगडम जो है वो इंक्रीज होता गया, जैसे जैसे कि पहले ट्राइब थे अब किंगडम जो है वो बढ़ते चले गए।
सो जैसे लोगों के किंगडम इंक्रीज होते गए वैसे ही जो राजा थे उनकी भी उनकी भी गिनतियाँ बढ़ गई. पावर ऑफ द किंग वाज आल्सो इंक्रीज्ड और एडमिनिस्ट्रेशन बिकम कॉम्प्लेक्स. द किंग नाउ रिक्वायर्ड मोर ऑफिसर्स. सो ना अब किंग्स को now the king now now required more officers. Kings को किसकी ज़रूरत थी? ज़्यादा officers की, because more kingdom, more officers required to help new administration. The Senani become very important as he helped the Rajan to expand this territory. Senani becomes very important. अब Senani, now already I've told you who is Senani. This is Senani. Now this Senani become very important. अब Senani की बहुत importance थी as he helped the Rajan, means the Raja, to expand his territory. Another officers who gained importance was Sangritri और टैक्स कलेक्टर. नाउ पहले पुरोहित थे एंड सेनानी एंड राजन थे. नाउ टैक्स कलेक्टर इज ऑल्सो एडेड टू द पोजिशन, प्रेस्टिजियस पोजिशन. एंड दिस संघित्री, दिस इज ब्राह्मण, क्षत्रि, वैश्य एंड दिस इज शूद्रास. The two assemblies, Sabha and Samiti, lost their importance. Now there are no two assemblies exist now. The common people could not afford to attend the meeting of Sabha and Samiti. Hence these assemblies were attended only by the rich and the influential. These assemblies were not dominated by the aristocracy. Means a single ruler has the power to control on the two assemblies, that is the Sabha and Samiti. Social life of Vedic civilization. The fact that the birth of the son in the family was welcomed. और was the fact कि जो सन का जो बर्थ होता था was very much welcomed, shows the society was patriarchal. The position of women deteriorated during that period. यानी in the later Vedic period the position of women was very bad. Now no importance is given to women. Women were considered inferior to men. Now they were denied education and not allowed to read Vedic literatures. Now before जो early civilization में the widow remarriage का system था, स्वयंवर का system था और उनको equal education दी जाती थी. अब now all these opportunities had been snatched down from the hands of the women and now had been only bestowed to the men. I mean that's why the society was patriarchal. Okay, so the polygamy was practiced by the upper class and rich, including the ruling princes. पोलीगैमी मीन्स मल्टीपल मैरिज का जो सिस्टम था वो भी प्रैक्टिस कर दिया गया अपर क्लास में कि भैया ऊंचे क्लास के लोग जो हैं वो मल्टीपल शादी कर सकते हैं और अमीर लोग भी मल्टीपल शादी कर सकते हैं. टेकिंग केयर ऑफ देयर फैमिलीज़, कि अब वो लोग क्या करेंगे, अपनी फैमिलीज़ की केयर करेंगे. एंड सर्विंग देयर हस्बैंड एज वेल एज ऑल वुमेन वाज सपोज टू डू. टेकिंग मतलब जैसे सारी औरतों की जिम्मेदारी क्या होती है अपने हस्बैंड को संभालना और फैमिलीज़ को संभालना, वैसे पोलीगैमी में जितनी शादी करनी है करो. ओनली दैट हैज़ बिन दिस, ये जो प्रैक्टिस थी, ये जो काम था, ये सिर्फ अपर क्लास के लोग करते थे और अमीर लोग करते थे. थ्रू रिलीजियस सेरेमनीज स्टिल कंसिडर्ड इनकम्प्लीट विदाउट देम. विडो रीमैरिज जो थी वो लुक डाउन अप, यानी विडो रीमैरिज का जो सिस्टम पहले था अब वापस से बंद कर दिया गया. जो 4 वर्णास थे, जो अभी मैंने आपको यहाँ पे 4 वर्णास की फ़ोटो दिखाई थी, दीज आर द 4 वर्णास, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास. तो अब इनके साथ क्या हाल हुआ इन लेटर वैदिक पीरियड में. अनदर सिग्निफिकेंट चेंज जो आया वो कि वर्णा सिस्टम जो पहले इतना ज़्यादा टाइट नहीं था, ज़रूरी नहीं था कि फार्मर का बेटा फार्मर ही बने, लेबर का बेटा लेबर ही बने, वो अब बहुत रिजिड हो गया था, फिक्स्ड हो गया था कि नहीं तुमको ऐसे ही करना है. नाउ द मेरिट वर डिस्कार्डेड एंड बर्थ इनटू अ फैमिली बिकम इम्पॉर्टेंट. अब लोगों की क्वालिटी देखकर नहीं कि उनको उनके अंदर कितना टैलेंट है, बस वो किस फैमिली में पैदा हुए हैं उस हिसाब से उनकी जाति सेट कर दी गई थी. विच मीन्स द चिल्ड्रन ऑफ द वैश्यास और शूद्रास वर नो लॉन्गर अलाउड टू टीच और फाइट और इन द बैटल विन एंड हैड टू बी द सेम प्रोफेशन एज देयर फादर रिस्पेक्ट ऑफ द कैपेबिलिटीज़ एंड इंटरेस्ट. यानी चाहे उनका मन हो, चाहे उनके अंदर वो टैलेंट हो ना हो, शूद्रास और वैश्यास को उनके फादर की ही नौकरी कंटिन्यू करनी होती है. ना उनको पढ़ने दिया जाता है और ना उनको लड़ाई में पार्टिसिपेट करने दिया जाता है. सो वर्णा जो था वो हेरिडेटरी हो गया था, सबसे बड़ा चेंज है. उससे पहले वर्णा वॉज नॉट हेरिडेटरी. ब्राह्मण और क्षत्रिय जो थे वो काफ़ी प्रिविलेज्ड हो गए थे और उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था. वैश्यास जो थे वो केम नेक्स्ट एंड दे हैड टू पे टैक्स. वैश्यास को टैक्स देना पड़ता था, शूद्रास को भी टैक्स देना पड़ता था. उनकी कोई इज्जत ही नहीं थी शूद्रास की, उनको इल ट्रीट किया जाता था और उनको छुआ नहीं जाता था. दे डिड लोली एंड मेनाइल जॉब, सो वो बहुत ही गिरी पड़ी नौकरियाँ करते थे शूद्रास और वैश्यास.
और बाकी के जो दो हैं ब्राह्मण्स और ये आपके क्षत्रियास और ब्राह्मण्स जो थे इनको बहुत इज्जत दी जाती थी। सो रिलीजन क्या था? इन द लेटर वैदिक पीरियड द मूड ऑफ वर्शिप बिकम कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड। लेटर वैदिक पीरियड में क्या होता था कि जो मूड ऑफ वर्शिप थी, मूड ऑफ वर्शिप यानी कि लोगों के पूजने का जो तरीका था वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया था। पहले वो लोग क्या करते थे, बस ऐसे ही जंगल में जाके बैठ जाते थे, जंगल नहीं खुले इलाके में, और हाइम्स यानी भजन पढ़ते थे। नाउ हैज़ बीन कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड। द अर्ली वैदिक पीरियड, जैसे कि गॉड कौन कौन से थे? इंद्रा, अग्नि, वरुण थे। अब उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी, अब वो ब्राह्मण, विष्णु और शिवा ने ले लिया था। ब्रह्मा जो थे वो क्रिएटर हैं, उन्होंने दुनिया बनाई है। विष्णु वॉज एज द प्रिजर्वर एंड शिवा एज द डिस्ट्रॉयर। The yajnas was the most common ritual. Sometimes elaborate yajnas were organized where large number of priests chanted mantras for days. Now वो जो yajnas था that was limited only for 2 or 3 hours has not been exceed to many days, and these pandit priests have to chant mantra. The priests were looked upon as messengers of God and enjoyed great power and prestige. Towards the end of this period, certain people begin to raise voice against the complicated rites. यानी कि जब जैसे ये पीरियड एंड हुआ, बहुत सारे लोगों ने इसके खिलाफ अपनी आवाज़ें उठाई कि भैया इतना ज़्यादा सख्त है, कॉम्प्लिकेटेड राइट्स और रिचुअल्स हैं, रूल्स हैं, एनिमल सेक्रीफाइसेस हैं, एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्राह्मण्स के सारे जो क्षत्रियाज और ब्राह्मण्स को ही इंपॉर्टेंस दी जा रही है। एंड व्हाट अबाउट वैश्यास एंड शूद्रास? दे हैव बीन डिनाइल, दे हैव बीन नो पोजीशन इन द सोसाइटी, उनको इल ट्रीट किया जा रहा है। ठीक है, तो 4 वर्णास हैं, फिर से मैं बता दे रही हूँ 4 वर्णास क्या हैं? ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्यास, शूद्रास। ठीक है, जिनके लास्ट के 2 की कोई इज्जत नहीं है इन लेटर वैदिक पीरियड, और पहले के 2 की बहुत इज्जत है, उनको टैक्स भी नहीं देना होता है। लेकिन इन अर्ली वैदिक पीरियड में जो इसका पहला पार्ट था यानी 1600 to 1000 BCE, उसमें सब कुछ नॉर्मल था, कोई ख़ास बड़ा चेंज नहीं था। तो इकोनॉमी क्या थी? यूज़ ऑफ आयरन बिकम कॉमन ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस समय आयरन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस था, बहुत सारे टूल्स और वेपन्स जो थे वो आयरन से बनाए जाते थे। थ्रू एग्रीकल्चर वॉज स्टिल द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन। वैसे एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन था। अदर क्राफ्ट सच एज, बहुत सारे बाकी क्राफ्ट भी थे जैसे कि वीविंग, लेदर वर्क, पोर्ट्री, कारपेंट्री एंड ज्वेलरी, वो भी डेवलप की गई थी। राइस बिगेन टू कल्टिवेट अलॉन्ग विद, और राइस को बार्ले और वीट के साथ कल्टिवेट करने लगे थे। ट्रेड फ्लरिश्ड, अब इस समय लोगों ने ट्रेडिंग करना, बेचना और ख़रीदना शुरू कर दिया था टूवर्ड द एंड ऑफ दिस पीरियड। ना लिटरेचर, द 3 वेदास क्या क्या थे इसमें? सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। उपनिषद वो ऑल्सो कंपोज, इस पीरियड के एंड में उपनिषद को भी कंपोज कर दिया गया था। तो उपनिषद ड्वेल्स ऑन द फिलोसफिकल एस्पेक्ट, मतलब ये एक ह्यूमन इंसान की ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए वो उस पर था कि गॉड क्या है, व्हाट इज़ गॉड, गॉड क्या है, गॉड कौन है, कैसी क्या लाइफ है, व्हाट डज, क्या होता है जब इंसान मर जाता है, क्या उसको डील करना पड़ता है, कर्म, एक्शन पे, और मोक्ष यानी कि शांति, सैल्वेशन पे, क्या ये सारे एस्पेक्ट पर वो डिस्कशन है एक तरीके का उपनिषद में। अकॉर्डिंग टू उपनिषद द मैंस कंडीशन एंड पोजीशन डिटरमाइंड बाय हिज एक्शन, यानी इन उपनिषद के हिसाब से इंसान की जो इस समय इंसान क्या कर रहा है या वो किस हाल में, ये डिपेंड करता है उसके पिछले कर्म से। पिछले जन्म में उसने जो किया होगा, अगर बहुत अच्छा काम किया तो इस अगले जन्म में वो बिल्कुल खुशहाल रहेगा। द आर्यंस बिलीव इन धर्म, दैट इज़ द राइट वे ऑफ लिविंग। आर्यंस किस में बिलीव करते थे? धर्म में बिलीव करते थे, जो कि राइट वे है जिंदा रहने का, द राइट वे ऑफ लिविंग। ठीक है, द आर्यंस बिलीव्ड इन धर्म। एज टाइम प्रोग्रेस सुपरस्टिशंस एंड मिसबिलीफ क्रेप्ट इनटू रिलीजन्स। So, okay, now the Ramayana, that is the epic, and these 2 are epics. So यहाँ पे लिखा है कि दिस पीरियड वॉज विटनेस द राइटिंग ऑफ द 2 ग्रेट एपिक्स रामायण एंड महाभारत। तो याद रखना है लेटर वैदिक पीरियड में रामायण और महाभारत है। तो सेग वाल्मीकि इन संस्कृत, इट वॉज रिटन, किसने इसको लिखा है? संस्कृत में रामायण लिखी गई सेग वाल्मीकि ने। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ राम एंड इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। इसमें आपको राम की कहानी मिलेगी। इनकारनेशन से का मतलब है यहाँ पर गॉड एंड डाइटी बॉर्न एज ए ह्यूमन बींग, कि जब कोई गॉड या कोई देवी जो है वो ह्यूमन इंसान के रूप में पैदा होता है तो उसको बोलते हैं इनकारनेशन।
सो यहाँ पे किसके बारे में, कार्नेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। लॉर्ड विष्णु जो थे वो जो है क्या बोलते हैं ह्यूमन बीइंग के फॉर्म में पैदा हुए थे। इट कंटेन, इसमें कैरेक्टर है राम का, लक्ष्मण का, भारत का, हनुमान का और सीता का। ये एक लड़ाई है राम और रावण के बारे में भी इसमें डिस्कस किया गया है, जो कि लंका का राजा था और राम ने रावण को मारा और सीता को बचाया। ये सारी चीज़ें इस रामायण में है। महाभारत जो थी ये भी सेग वाल्मीकि ने लिखी है संस्कृत में। इट वॉज अ लॉन्ग एपिक विच डिस्क्राइब द ग्रेट बैटल। ये एक लंबी एपिक है, लंबी कहानी है जिसमें पूरी लड़ाई के बारे में है। पांडवा और कौरव, पांडव और कौरव के बीच में जो लड़ाई हुई थी एट कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र एक जगह है जहाँ पांडव और कौरव के बीच में लड़ाई हुई थी, तो वो महाभारत में डिस्कस है। एपिक आर द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉलिटिकल एंड सोशल कंडीशंस। एपिक जो है वो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देती है किस समय, उस समय यानी एपिक एज में, यानी जिस समय ये लिखी गई उस समय क्या पॉलिटिकल और सोशल कंडीशन चल रही थी। दे आर नॉट ओनली ऑफ ग्रेट लिटरेरी वैल्यूज बट ऑल्सो रिवील हाई आइडियल्स ऑफ लाइफ। इसमें ज़िंदगी के बहुत अच्छी अच्छी सीख भी आपको महाभारत में मिलेगी। जो भगवत गीता है ये महाभारत का ही एक पार्ट है। इन वन ऑफ द सैक्रेड बुक ऑफ द हिंदूज़ की ये एक बहुत ही पाक किताब है। इट टीचर्स दैट द सोल इज़ इमॉर्टल। उनका कहना है कि सोल कभी नहीं मरता, बॉडी मर जाती है लेकिन सोल कभी भी एंड उसकी डेथ नहीं होती। साइंस में क्या है, आर्यंस ऑल्सो स्टडीड वेरियस, उन्होंने काफ़ी साइंस के ब्रांचेस के बारे में पढ़ाई करी है। दे मेड एक्यूरेट कैलेंडर्स, वो एक्यूरेट कैलेंडर बनाते थे एंड कुड प्रिडिक्ट द टाइम्स ऑफ इक्लिप्स। और वो लोग चांद का भी टाइम बता सकते थे कि 15 दिन के बाद नया चांद निकलेगा, ये चांद चला जाएगा, ऐसे इस तरीके से चांद इंक्रीज़ होगा डिक्रीज़ होगा। मैथमेटिक्स में भी ये बहुत अच्छे थे, जैसे कि मैथमेटिक्स में अंक गणित, ऐड गुणा करना, रेखा गणित, ज्योमेट्री उस समय बहुत ज़्यादा थी, अलजेब्रा थी, एस्ट्रोनॉमी और ज्योतिषी एस्ट्रोलॉजी, ये सब में ये आर्यंस बहुत एडवांस थे। दे आर गुड इन ऑल दीज थिंग्स। You can see over here Brahmacharya. This was the first stage of life when the person received education and kept himself busy in attaining knowledge. ये ब्रह्मचार्य होता है जिसमें ये छोटे छोटे बच्चे लग सिर्फ एजुकेशन ले रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है वानप्रस्थ, यानी दिस वाज द थर्ड। व्हाट इज द सेकंड स्टेज, ये सेकंड स्टेज है जिसको बोलते हैं गृहस्था। इसमें क्या होता है, व्हेन बच्चा शादी करता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है फैमिली की। फिर उसके बाद आता है वानप्रस्था, यानी थर्ड स्टेज होती है व्हेन ही गिव द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को छोड़ के जंगलों में मेडिटेशन के लिए चला जाता है। और लास्ट स्टेज जो होती है वो संन्यास होती है, और ये लास्ट स्टेज इज सपोज टू गिव ऑल द वर्ल्डली टाइज, वो बिल्कुल दुनिया से एकदम कट जाता है और सिर्फ मॉरल वैल्यू को प्रीच करता है। सो ये गुरुकुल सिस्टम है। द गुरुकुल शिक्षा ट्रेडिशन वॉज फॉलोड इन एजुकेशन। अ स्टूडेंट यानी ब्रह्मचर्य 7 ईयर वॉज सेंट टू गुरुकुल। एक बच्चा होता है जिसको हम ब्रह्मचारी हिंदी में बोलते हैं, स्टूडेंट को ब्रह्मचारी, वो गुरुकुल यानी कि टीचर की फैमिली में भेज दिया जाता है। वो अपने गुरु से पढ़ता है और वैदिक लिटरेचर, मैथमेटिक्स सब कुछ पढ़ता है। स्टूडेंट लर्न, एजुकेशन वॉज ट्रांसमिटेड, और एजुकेशन कोई कॉपी वॉपी पे नहीं होती थी, ओरली होती थी, ठीक है। दे आर ऑल्सो लर्नड, उनको तलवार चलाना, तीर चलाना, लड़ाई, वो रेसलिंग करना, ये सब उनको सिखाया जाता था। स्टूडेंट सर्व दे गुरु, और स्टूडेंट अपने गुरु की बात सुनते थे और उनको गुरु दक्षिणा देते थे, और या फिर जिसको हम बोल सकते हैं रिम्यूनरेशन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द एजुकेशन अकॉर्डिंग टू देयर, अपनी एबिलिटी के हिसाब से, ठीक है। सो दैट वाज द थिंग कि ये एक्चुअली पूरा सिस्टम, ये गुरुकुल सिस्टम एजुकेशन जो है वो आपको वैदिक सिविलाइजेशन में मिलेगा। वैदिक सिविलाइजेशन का एक रिकैप देख लेते हैं कि आर्यंस जो थे वो डेवलप वैदिक कल्चर उन्होंने इतने समय में, ये और इनका ओरिजिनल होम सेंट्रल एशिया था। उनको पहले नोमैड्स बोलते थे, फिर ये इंडिया में आए और उन्होंने सप्त सिंधु एरिया को ऑक्यूपाई किया। फिर धीरे धीरे ये हिमालयस के वेदास जो कि साउथवर्ड नीचे की तरफ है वहाँ फैल गए। द लिटरेरी एंड द आर्कियोलॉजिकल फाइंड आर द हिस्टोरिकल सोर्सेज, ये इनके हिस्टोरिकल सोर्सेज हैं, लिटरेरी और आर्कियोलॉजिकल। इसमें 4 वेदास आते हैं, उपनिषद और 2 एपिक आती है। पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन मैंने आपको बताया, सोशल लाइफ, ये वुमेंस जो थी वो उनकी पहले अर्ली वैदिक पीरियड में उनकी कंडीशन रिस्पेक्टेबल थी, बट इन लेटर वैदिक पीरियड उनको कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी।